थैंक यू। आज का एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण रखा है। हमने भी सोचा है कि भारत सरकार के फॉर्मेट ही फॉलो करते हैं और प्रस्तुतिकरण बहुत ही छोटा है, सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंशुमन सर को, हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और हमारे स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर, मेरे एडिशनल सीओ विजय जोगदंडे जी, प्रताप शाह जी एवं नमामि बंसल मैडम और सारी पत्रकार बंधुओं को स्वागत करता हूं। और मसूदास जी कहाँ पर है? हमारा सबसे पुराना असिस्टेंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मसूदास जी। सो आप भी यहाँ पर उपस्थित, आपको भी स्वागत करता हूँ। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार प्रेजेंटेशन रन करें प्लीज, पीपीटी। सो ये जैसा आप सब लोग विदित है, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज है: अल्मोड़ा, गढ़वाल, हरिद्वार, नैनीताल एवं टेरी गढ़वाल। उसमें एक रिजर्व है, वो अल्मोड़ा की सीट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो आप सब लोग अलग अलग फोरम से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कुल कितना मतदाता है। सो ये एज ऑन डेट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि नॉमिनेशन की आखिरी तिथि तक ये बढ़ सकता है नंबर। एज ऑन डेट ये 83,21,207 वोटर्स है। और उसके बाद जो संख्या जो दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 85 प्लस वर्ष आयु का 65,177। ये क्यों 85 प्लस क्यों है? 85 प्लस इन लोगों के लिए, इन हमारे वृद्धजनों के लिए माननीय चुनाव आयोग ने एक फैसिलिटी दिया है कि ये लोग घर पे वोटिंग कर सकते हैं। अगर चुनाव बूथ जाने में उनको किसी टाइप की कठिनाई हो रही तो वो घर पे ही वोटिंग कर सकते हैं। इस टाइप का वोटर से लगभग 65,177। और हमारा जो सबसे क्यूरियस क्वेश्चन जो होता है कि युवा मतदाता कितने जुड़े हमारी जो इस बार वोटर लिस्ट में, ये हमारा भावी है, हमारा प्रदेश की, हमारा राज्य की भविष्य है। ये इस टाइप का वोटर से लगभग 1,45,220 वोटर्स नया जुड़े हैं। सो उसके बाद हमारा सम्मानित दिव्यांग मतदाता है, ये लगभग 79,965 है। मैं समाज कल्याण विभाग को बधाई देना चाहूंगा। हमारे पास उनका 80,000 पेंशनर्स है। सो सारी जो पेंशनर्स है सबको इन्होंने दिव्यांगजनों को मतदान का अधिकार जो दिया है। 79,965 वोटर्स है। इन लोगों के लिए भी जिसका 40% से ज्यादा ये है डिसेबिलिटी है, उनका भी होम वोटिंग की फैसिलिटी उपलब्ध है। सो इस बार टोटल पोलिंग स्टेशन से 11,729 और कुल सर्विस वोटर है, क्योंकि हमारा उत्तराखंड राज्य ज्यादा फौजी लोग यहाँ पर रहते हैं। सो वी आर वेरी इंडेप्टेड टू देम। बॉर्डर्स पे है ये लोग। सो ये लोग लगभग 93,357 वोटर्स है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो यहाँ पर ये देखेंगे पुरुष मतदाता और महिला मतदाताओं का ब्रेकअप दिया गया है। पुरुष मतदाता 43 लाख है और महिला मतदाता 40 है, और ट्रांसजेंडर है 297 वोटर्स है। सो नीचे हमने ब्रेकअप भी दिया है, सो दैट आप लोग ग्रोथ देख सके 2019 और अब में कितना फर्क है, जो हमारा पिछला 5 साल में कितना फर्क आया है, वो ब्रेकअप भी हमने आप लोगों की सुविधा के लिए, ये बाद में आपको प्रिंट आउट भी दे देंगे, सो दैट आपको लिखने के लिए आसानी रहेगा। सो ये ब्रेकअप भी दिया है। सो ऑलमोस्ट 77 से 83 हुआ है, ऑलमोस्ट 6 लाख वोटर की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट। सो ये मैंने आपको पहले बता दिया है, उसी का ये टेबल है। अगर किसी को अगर स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाइज खबर बनानी है आगामी समय में, सो वो फिगर्स भी हमने यहाँ पर जिलेवार आपको दिया गया है। सेम उसका समरी है जो पहले दिया गया है। नेक्स्ट। सो ये भी हमने आपको बता दिया है, मेल फीमेल और पूरा उसका ब्रेकअप है इसका। नेक्स्ट। सो ये जैसा आप लोग विदित है, यहाँ पर उत्तराखंड में सामान्य तौर पर यहाँ पर वोटर टर्नआउट थोड़ा कमी रहता है, वो यहाँ पर हम दिखाना चाह रहे हैं। सो 2002 से अभी तक लास्ट असेंबली इलेक्शन में लगभग 65% है। इस बार हमने टारगेट रखा है कि लोगों को जागरूकता करके इसको हम 75% तक लेके आए करके। सो मैं आप सब लोगों की सहयोग एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल्स लिखे कि क्यों मतदान जरूरी है लोगों के लिए, सो दैट वो लोग उनका मताधिकार की प्रयोग करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो कुल पोलिंग स्टेशन कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज यहाँ पर दिया गया है, जैसा पहले हमने बता दिया है। लगभग 11,000 हमारे पास पोलिंग स्टेशन से ये कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
सो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी से हमारा जो पोलिंग स्टेशन में जो सरकार को जो देना है, सो दिव्यांगजन वहां पर जाके वोट कर सके। और इस बार ये है कि वृद्ध वोटर्स के लिए कोई क्यू का कोई ये नहीं है, कहां पर भी बिना किसी क्यू फॉलो करके जाके वोट डाला जा सकता है। जहां जहां पर जो जो कमी है, ये सब हमारे पास अभी आने वाली 1 महीने समय है, उसको हम पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये बहुत सारे पत्रकार बंधु हमसे ये पूछते हैं कि यहाँ पर क्योंकि पहाड़ी राज्य है, जाने में दिक्कत रहता है, ऐसे कितने बूथ है। सो हमारे पास P3 मतलब 3 दिन पहले P-3 पोलिंग डे के 3 दिन पहले जो पोलिंग पार्टियां जाएगी वो लगभग 30 है। P-2 1155 है और P1 जैसा आपको बता दिया है कि 10,544। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो मैं आपको जैसे पहले बताया, इस बार टर्नआउट बढ़ाने के लिए लास्ट 1 महीने में हमने लगभग 34,94,000 वोटर को हमने शपथ दिलाया है कि ये लोग जाके मताधिकार का प्रयोग करने के लिए हमने शपथ दिलाया है। अब एक कैंपेन और चलेगा, सो मैं आप लोगों की सहयोग इसमें पूरा अनुरोध करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड। सो ये हमारी प्रेजेंटेशन है। अब मैं अनुरोध करूंगा स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अंशुमन सर से कि वो पुलिस रिलेटेड, सुरक्षा से रिलेटेड सूचना आपको उपलब्ध कराएं। सर एक सवाल उसमें मंगलौर उपचुनाव का नाम नहीं है। मैं बता दूंगा सर, सुरक्षा बताने का मैं बता दूंगा। थैंक यू। बहुत ही आपने डिटेल में एक इंफॉर्मेशन दिया अपने सारे मीडिया के बंधु को। मैं इसमें इस करीब आगे जोड़ते हुए ये कहूंगा, सबसे पहले जो पुलिस पोलिंग स्टेशन है हमारे पास वो 11,729 है और जो पोलिंग स्टेशन लोकेशन है वो 8,779 है। तो इस पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की प्लानिंग की गई है पुलिस मुख्यालय के स्तर से और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस है उसके मद्देनजर पूरी सुरक्षा व्यवस्था की एक स्कीम बनाई गई है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस है उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो सिक्योरिटी फोर्स की जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान होगी वो किसी उसको पब्लिक नहीं की जाएगी। तो उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बात कर पाऊंगा, सिर्फ मैं एक रफ ओवरव्यू आप लोगों को दूंगा। ये जो मैंने अभी पोलिंग स्टेशन 11,729 बताया, इसमें हमने क्रिटिकलिटी मैपिंग करी है कि हमारे कितने क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन होंगे। तो इसमें करीब अभी फर्स्ट फेज में 1410 के आसपास हम लोगों ने किया है। इसको एक बार और रिव्यू करेंगे और उसके अनुरूप ही हम फोर्स की डिप्लॉयमेंट करेंगे। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्रिटिकल मैपिंग के लिए जो डेफिनेशन रखा है, जो पैरामीटर रखा है, वो उसमें ये है कि जहां पे भी 90% से ज्यादा वोटिंग हुई है या 10% से कम वोटिंग हुई है या किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के पक्ष में 75% वोटिंग हुई है, ये सब एक क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है। तो उसके मद्देनजर ये मैपिंग की गई है। फोर्स को लेकर के कई तरह के नोडल ऑफिसर्स बनाए जाने होते हैं चुनाव से पहले। इसमें आप जानते ही हैं कि CAPF जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, उस भारी तादाद में यहाँ पे डिप्लॉय किए जाएंगे उस टाइम में। उसको लेकर के नोडल ऑफिसर बना दिए गए हैं। CAPF के लिए नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं, वेलफेयर के लिए नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं। पुलिसकर्मी चूंकि ड्यूटी पे रहते हैं और ब्रॉडकास्ट जनरल पब्लिक की तरह नहीं कर सकते, उनके लिए पोस्टल बैलेट के लिए नोडल ऑफिसर बनाए गए। एक्सपेंडिचर जो सेंसिटिव पॉकेट्स हैं उसके लिए नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं। और हमारा जो कम्युनिकेशन प्लान होता है और इस कैंपेनिंग के दौरान जो VVIPs आते हैं उनके लिए VIP सिक्योरिटी के लिए नोडल ऑफिसर्स बना दिए गए हैं। साथ ही जो पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी करने के मद्देनजर ट्रेनिंग भी पुलिसकर्मियों को दी गई है। करीब 10,000 लोगों को ट्रेनिंग अभी तक प्रदान कर दी गई है और हमारे मास्टर ट्रेनर 150 आदमी को हमने तैयार किया था, उन्होंने ट्रेनिंग प्रदान की है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक स्केल ऑफ डिप्लॉयमेंट रखा है, उसके हिसाब से हमने फोर्स का असेसमेंट किया है और हमने CEO साहब के मार्फत से हमने भारत सरकार को भेजा है। अभी हमें फोर्स 20 कंपनी CAPF की मिली है एरिया डोमिनेशन के लिए और जो अभी विभिन्न जनपदों में एरिया डोमिनेशन का कार्य कर रही है। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ ये बताना चाहूंगा, करीब 40 से 42,000 जो पुलिस पर्सनल है विभिन्न फोर्सेस के और करीब 115 कंपनी CAPF की और करीब 22 कंपनी हमारे स्टेट आर्म पुलिस फोर्स की, स्टेट आर्म पुलिस फोर्स जो हमारा PAC है या IRB बटालियन है, उनकी
हम डिप्लॉय करेंगे। और हम लोग, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी 5 कंपनियां दूसरे राज्यों में भी जाएंगी इलेक्शन कराने। इसके साथ जो कोऑर्डिनेशन होता है विभिन्न राज्यों के साथ में, जो आपके बॉर्डरिंग राज्य हैं और अपने जनपदों के पुलिस डिपार्टमेंट के बीच, उसके संबंध में करीब 20 मीटिंग करा दी गई है, जिसमें पुलिस मुख्यालय के स्तर से उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के साथ में, जिनके साथ हमारा बॉर्डर लगता है, कोऑर्डिनेशन मीटिंग संपन्न कराई जा चुकी है। करीब 1704 जो पोलिंग स्टेशन लोकेशन है, जो एक्सपेंडिचर के हिसाब से सेंसिटिव है, उस पर हम अलग डिप्लॉयमेंट करेंगे। इसके लिए FST वगैरह की तैयारी कर दी गई है। जितने भी इंटर स्टेट बॉर्डर चेक पोस्ट है नाका से और इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर चेक पोस्ट है, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनको स्ट्रेंथन करने का काम शुरू कर दिया गया है। जो टोटल बैरियर है इंटर स्टेट, वो करीब 93 है। इन सभी पर CCTV लगाए जाना सुनिश्चित किया जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। मैक्सिमम लोकेशंस पे CCTV लग गए हैं, कुछ लोकेशंस पे अभी नहीं लगे हैं, जिसपे अभी लगाए जाएंगे। जहां जहां पे पोरस बॉर्डर है और CCTV नहीं लग सकते, वहां पे हम ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। कितनी जगह से? अभी हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, करीब 30 लोकेशंस पे हम करेंगे। हाँ, 30 लोकेशंस। जितने भी जैसा कि आप लोग अवगत होंगे, जब भी नोटिफिकेशन के तुरंत बाद और डेट ऑफ अनाउंसमेंट के तुरंत बाद से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है और उसके बाद एक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होती है। DM और SSP उसमें सदस्य होते हैं और जितने भी लाइसेंस वेपन है उसके सीजर की और डिपोजिशन की कार्रवाई शुरू हो जाती है। ये कार्रवाई कल से शुरू हो जाएगी। जितने भी आर्म सेलर हैं हमारे स्टेट में, उनका वेरिफिकेशन हो गया है और पुलिस कर्मियों के पोस्टल बैलेट के लिए उनको ब्रीफिंग करने का कार्य भी कर दिया गया है, क्योंकि उनको प्रोफेशनल सेंटर वगैरह के बारे में जानकारी उनको अवगत करनी है, तो हम अधिकार परिषद में करा देंगे। इसके साथ में व्यापक रूप से कम्युनिकेशन प्लान बनाया गया है। जैसे कि आप लोग अवगत हैं, उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है। पहाड़ी राज्यों में क्या होता है, कम्युनिकेशन एक बड़ा चैलेंज होता है। इसमें करीब शैडो एरिया को हमने आइडेंटिफाई कर दिया है। करीब ऐसे 260 लोकेशन है जहां पे कम्युनिकेशन में चैलेंजेस थे, जिसको हम लोगों ने प्लग कर दिया है। तो और प्रिवेंटिव एक्शन जो पुलिस की तरफ से लिए जाते हैं सीजर के संबंध में, आप लोग जानते ही हैं, ड्रग्स, लीकर, कैश, इस तरह की जो चीजें हैं व्यापक रूप से यूज होने की आशंका रहती है, कमी रहती है, उसके मद्देनजर हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट सुनिश्चित कर दिया है और पिछले जनवरी से ही इस पर लगातार कार्रवाई भी हो रही है और ये कार्रवाई आगे भी सुनिश्चित की जाएगी। तो पुलिस के सिक्योरिटी प्लान के बारे में फिलहाल मैं इतना बताना चाहूंगा। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे और मैं आंसर करने की स्थिति होगा तो मैं आपको वेपर करीब 45,000 के आसपास है टोटल लाइसेंस पूरे 47,000 47,200। आपने क्रिटिकल मेंशन किया 1410 है और सेंसिटिव क्या है? आज की डेट में 1410 है, लेकिन इसको हम रिवाइज करेंगे। ये संख्या इट कैन नॉट बी फिक्स्ड राइट नाउ, क्योंकि वो कैंडिडेट्स के हिसाब से चेंज होती रहती है। अभी कैंडिडेट्स कौन कौन आएंगे, अगर बहुत ज्यादा फाइट है तो उस हिसाब से चेंज बढ़ती रहती है। सो हम ओवरऑल नंबर बता सकते हैं बट एग्जैक्ट नहीं। इसको एक और रिव्यू करें। इस बार क्योंकि आप लोग सब विदित है कि उत्तराखंड में काफी 100% मेरा 20 साल की सर्विस हो गया, हमेशा शांतिपूर्वक चुनाव होता है। हमारे लिए चैलेंज है एक्सपेंडिचर मनी और लिकर, ये दोनों चैलेंज है इलेक्शन करने के लिए। माननीय चुनाव आयोग ने भी इस बार नया सिस्टम शुरू किया है, एक्सपेंडिचर सीजर मैनेजमेंट सिस्टम, ESMS बोलते हैं। ये 5 राज्यों में पायलट किया गया है इससे पहले जो असेंबली इलेक्शन में, उसको यहाँ पर लागू किए गए हैं। इससे पहले क्या था, डुप्लीकेशन होता था, पुलिस ने भी पकड़ी लिकर, एक्साइज ने भी पकड़ी लिकर, वो डुप्लीकेट फिगर्स जाता था। इस बार जहाँ पर मौके पर जो कांस्टेबल ने सीज किया है, सब इंस्पेक्टर ने, वहीं पर उसकी एंट्री एक बार होगी। सो उस वजह से काफी अच्छा प्रगति मिला है और इस बार हमारी विशेष फोकस रहेगा। मैं धन्यवाद भी दूंगा पुलिस डिपार्टमेंट को। ऑलरेडी हम लोगों ने 7 करोड़ तक नकद हमने सीज किया गया है, बट क्योंकि रिपोर्टिंग में नहीं आएगा, बट ये बिकॉज हमने ऑलरेडी, आपने देखे होंगे, उत्तराखंड अकेला राज्य है जहां पर बॉर्डर्स पे चेकिंग हुआ। अगर आप लोग बीच में दिल्ली होके, चंडीगढ़ होके आए होंगे तो देखे होंगे, उत्तराखंड अकेले राज्य है जहां पर चेक पोस्ट ऑलरेडी लगी है और काम भी किया है। उस वजह से नतीजा है कि हमने लगभग 7 करोड़ रुपए सीज किया, बट एग्जैक्ट इलेक्शन रिलेटेड आज से हम दिखाएंगे। सो हमारा काम ऑलरेडी शुरू हो गया है और एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज पहले 7 थे, इस बार हमने उसको 15 किया है, सो दैट मनी फ्लो को ये सब चीज
वो लिस्ट में आपको दे दूंगा, क्योंकि मैं आप सारे पत्रकार बंधुओं को ये भी बताना चाहेंगे, हम हर 3 दिन मिलेंगे एक नया नया थीम लेके, सो दैट आपको डिटेल्ड हम आपको बताएंगे। वो भी जिस दिन एक्सपेंडिचर का आने वाले 2-3 दिन में ही रखेंगे उसको, सो दैट आप लोग एक अच्छा कवर बना सकें। अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां से हमारे पत्र जाने के लिए लिमिट क्या है, मतलब एक आदमी कितना कैरी कर सकता है? मैं अभी बताता हूँ, वहां से शुरू होता है। आपने प्लीज मेरा सवाल एक अंशुमन जी से एक पहले वहां से शुरू करते हैं जी टीवी से। आपने पूछा है कि बाई इलेक्शन के बारे में, ये आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के बारे में बाई इलेक्शन में कोई जिक्र नहीं था। ये क्वेश्चन काफी वाजिब है या ना। ये माननीय उच्चतम न्यायालय में इलेक्शन पिटीशन नंबर 4 आउट ऑफ 2022, ये अभी माननीय उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में माननीय हाईकोर्ट में ये विचाराधीन है। इस वजह से इसका स्केड्यूल डिक्लेयर नहीं किया गया है। अब सर आपसे ये तो डेथ से नहीं, वो ऑलरेडी उसका जो अपोनेंट है, आई थिंक ही इज फाइटिंग द केस इन ऑनरेबल हाई कोर्ट। इस वजह से क्योंकि उनको उम्मीदवार घोषित करना चाहिए करके, इस वजह से ऑलरेडी पहले से ही चल रहा था, उसके बाद वो डेथ थी। देन ये डेथ ये कोर्ट केस की वजह से ये हुआ है। हाँ जी, अंशुमन सर से मेरा एक सवाल सर, आपने कहा सर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपने कुछ अन्य राज्यों को सुरक्षा देंगे सर। मेरा सवाल है, आपने कहा कि उत्तराखंड के साथ साथ अन्य राज्यों को सुरक्षा मुहैया कराएंगे, तो क्या आप कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पर सुरक्षा पर्याप्त है? जबकि आपने खुद पहले बताया कि आपके यहाँ मेन पावर कम है, तो खुद ही सुरक्षित नहीं है, दूसरे सुरक्षित कैसे कर देंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, भारत सरकार जो MHA गृह मंत्रालय एक पूल बनाती है, फोर्सेस की एक पूल बनाती है, वही डिफरेंट फेजेस में अलग अलग जगह पर जाकर के इलेक्शन कंडक्ट कराती है। जैसे हम किसी अन्य राज्य में भेजेंगे, वैसे ही अन्य राज्य वाले हमारे यहाँ भेजेंगे। तो अभी हाल में ही एक बैठक हुई थी गृह मंत्रालय सचिव की अध्यक्षता में, उसमें से 5 कंपनी हमें एम्बार्क करने के लिए कहा गया है, जो अन्य राज्य में जाकर के इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे। बाकी हमारे यहाँ भी आएंगे दूसरी जगह से लोग, जिसमें आपको मैंने डिटेल भी नहीं बताया कि 15,000 होमगार्ड की डिमांड हमने दूसरे राज्यों से करी है, वो लोग आएंगे। 115 CAPF की कंपनी आएगी। तो ऐसे ही होता है, कभी हम उनकी मदद करते हैं, लोग दूसरे लोग हमारी मदद करते हैं। सर एक क्वेश्चन सीईओ सर से है। सर हम लोग जागरूकता की बात कर रहे हैं, कई सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि विकास कार्यों की वजह से इलेक्शन का बाइकआउट कर रहे हैं, क्या उन लोगों को हमने एड्रेस किया है, और अगर एड्रेस किया तो हम उस पर किस तरह से काम कर रहे हैं? सो हमने 1 महीने पहले ही सारी जिलाधिकारियों को, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और आरओस को निर्देश दिया गया है, और जहां जहां पर जो समस्या है, क्योंकि ये बात देखिएगा, जनता का भी मैं उनको गलत बिल्कुल नहीं बोलूंगा। जब उनको लगता है कि कोई नहीं आ रहे तो उनको एक मौका मिलता है कि इस टाइम पे कोई आके अधिकारी, सो हमने ये निर्देश दिया कि वो काम क्यों नहीं हो रहे, वो उस गांव वासियों को बताइए। जैसा किसी जगह पर 4000 पेड़ कटना है और मामला लंबित है यहाँ पर भारत सरकार में फॉरेस्ट ट्रांसफर केस में, जब उनको ये बता देंगे और दिखा देंगे सारी चीज, सो गांव के लोग भी संतुष्ट हो जाता है। सो वो मैकेनिज्म इस बार डेवलप किया है। सो इस बार मुझे उम्मीद है कि कोई चुनाव की बॉयकॉट, जैसे 2022 में जो हुआ था तब कोई चुनाव बॉयकॉट नहीं हुआ है। 2029 में लगभग 29 जगह पर 29 प्लेसेस में वो हुआ है। सो इस बार उम्मीद है कि, क्योंकि काफी हद तक रोड पहुंच गए बहुत सारे गाँव पर, सो मुझे उम्मीद है कि इस बार बहुत ज्यादा नहीं होगा। कैश कितना कैरी कर सकते हैं ये थोड़ा प्लीज बता पाएंगे? कैश कितना कैरी कर पाएंगे? नियम अभी हमारे पास नहीं है, बट विल कम बैक टू यू। ठीक है सर एक सवाल इसी से, जब मैंने साथी ने सवाल किया आपको, तो जो 5 साल में सरकार या प्रशासन काम नहीं कर पाई है, तो विदिन 1 महीने में क्या काम सॉर्ट आउट कर देंगे क्या? इस बात की क्या गारंटी है सर? मैंने आपको बता दिया है, संवाद एक बहुत जरूरी चीज होता है। वो काम क्यों नहीं हो रहा है, जब जनता को पता चलता है, सो वो लोग भी बहुत हद तक जब उनको पता चलता है कि अच्छा इनके हाथ में नहीं है ये काम, तो इस वजह से बहुत सारे लोग मान लेते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि संवाद बहुत जरूरी है, इसलिए हमने जिलाधिकारियों को बोला है कि उन गाँव वासियों के साथ पूरा संवाद रखिएगा। और सर एक सवाल है कि जो पहाड़ के दिव्यांग मतदाता है, उनको आप कैसे लेकर के पोलिंग बूथ पे आएंगे, उनके लिए क्या सुविधाएं हैं? और दूसरी चीज ये है कि जो रूरल एरिया है वहाँ के पहाड़ के, उनका वोट प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए? सो मैं इसके लिए रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि विजय जी जब डीएम बॉडी पे अच्छा काम किया है, तो प्लीज आप बताएंगे फर्स्ट क्वेश्चन का कि हाउ दिव्यांग मतदाताओं को कैसे वोट सुनिश्चित करेंगे। सभी जनपदों के दिव्यांग मतदाता होते हैं, सूची समाज कल्याण विभाग के पास उपलब्ध होता है।
और इस कार्य के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। सर्वप्रथम हमारा कार्य ये होता है कि जितना भी दिव्यांग मतदाता है वो 18 ईयर से अबव है। अगर 18 साल से ऊपर के दिव्यांग मतदाता होते हैं तो उनको निर्वाचन नामावली में नाम शामिल करना जरूरी होता है। इस कार्रवाई के लिए जो हमारा स्पेशल समर रिविजन का एक्टिविटी हुआ है उस समय में हम लोगों ने 79,000 पीडब्ल्यूडी मतदाताओं को निर्वाचन नामावली में शामिल करवाया है। उसके बाद जो दूसरा एक्टिविटी होता है निर्वाचन नामावली में वो होता है सक्षम ऐप के माध्यम से उनका निर्वाचन नामावली में मार्किंग करवाना कि मैं दिव्यांग मतदाता हूँ और मेरी ये श्रेणी है, तो उसकी मार्किंग की जाती है। जो हाउस टॉस वोटिंग का प्रक्रिया होता है उसमें ये व्यवस्था की गई है कि अनाउंसमेंट के बाद से लेकर आज से लेकर नामांकन के शुरुआत से 5 दिन तक इस अवधि में हम उनको जो है फॉर्म 12D उपलब्ध कराएंगे और मतदाता जो होता है उसको भरकर बीएलओ के माध्यम से डीओ लेवल से उपलब्ध कराते हैं। उसके पश्चात हम उनका जो है फॉर्म 12D प्राप्त होगा, उसकी जांच की जाएगी, सही भरे हुए प्रपत्र के आधार पर उनको पोस्टल बैलेट का सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा और एक टीम उनके घर घर तक जाकर उनकी वोटिंग की व्यवस्था करेगी। लेकिन ये सुविधा केवल ऑप्शनल है, मतलब अगर आप समझते हैं, आपको यकीन है कि मैं बूथ पर जाकर मतदान कर सकता हूं और आपको ऐसा ऑप्शन की सुविधा इसकी सुविधा का आप लाभ नहीं लेना चाहते हैं, उस केस में हम नहीं उपलब्ध कराते हैं। और जिन्होंने फॉर्म भर के दिया होगा और सही पाया जाएगा फॉर्म के विवरण के आधार पर उनको पोस्टल बैलेट इश्यू किया जाएगा और एक टीम उनके घर तक जाकर उसकी मतलब मत को अंकित किया जाएगा और उसके बाद में उसको डीओ लेवल पे संरक्षित किया जाएगा। ये व्यवस्था अभी इसमें कराई गई है और हमने जो 79,000 मतदाता दिखाए हुए हैं ये सभी मार्क मतदाता हैं, निर्वाचन नामावली में चिन्हित इनका हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज से नामांकन शुरू होने के 5 दिन तक हम जितने फॉर्म प्राप्त करेंगे उसके आधार पर ही बता सकते हैं कितने लोगों ने पोस्टल मतपत्र का प्रयोग के लिए अनुरोध किया है। सो ये विशेष प्राविधान है, होम वोटिंग है, घर पे एक सवाल हाँ बता दीजिए थोड़ा डेट्स हाँ डेट वहाँ पर आ गया है, फिर भी वो देख लिया। एक सवाल ये था कि जो चुनाव का खर्च है प्रत्याशी का उसमें कोई बढ़ोतरी है या पहले वाला ही है, अभी कितना है चुनाव की चुनाव नहीं सेम है 95 लाख है पर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी 95 है। ये डेट्स यहाँ पर है, यहाँ पर काउंटिंग है, मेन इम्पोर्टेंट है, वो 4 जून को होगा वो ओवरऑल इंडिया, बट ये जो वोटिंग है वो 19 अप्रैल को होगी। सर उसकी लिस्ट जारी होगी, कौन सी किस कितना रेट रहेंगे, हमारा चाहे कोई चलाता है किसी पार्टी में उसका कितना रेट, वो सब चीज हमने डिस्क्लोज कर दिया, पोलिंग पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को दे दिया गया कितना खर्चा है। एक चैलेंज ये भी है कि हमारे यहाँ 17 तारीख को इलेक्शन हो जाएंगे, 19 तारीख और वोटिंग का हमको मतगणना 4 जून को, तो उसकी सिक्योरिटी में एक बड़ा इशू होगा, उसको कैसे एडजस्ट ये हाँ सर आप बता दीजिए। जो काउंटिंग सेंटर है और स्ट्रॉन्ग रूम है उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अनुरूप सिक्योरिटी की जाएगी, उसमें 3 टियर सिक्योरिटी इंश्योर की जाएगी, तो इससे ज्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा। 3 टियर सिक्योरिटी की व्यवस्था उन्होंने कर ली है, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सर एक सवाल आपसे है, पहले हर जिले के जो कप्तान है उनके यहाँ से डेली रिलीज होती थी कि किस थानों में कौन कौन से मुकदमे दर्ज है, अब वो डेली देना बंद कर दिया है, अब वो सिर्फ अपनी उपलब्धि है, इसको जरा ये व्यवस्था को ठीक कर दीजिए। देखिए तो इलेक्शन के टाइम में 2 तरह के क्राइम हो सकते हैं, एक तो नॉर्मल क्राइम भी हो सकते हैं, दूसरा जो एमसीसी रिलेटेड क्राइम्स, जो इलेक्शन रिलेटेड क्राइम्स है। इलेक्शन रिलेटेड क्राइम्स के लिए हम आईटीसी में बुक करते हैं और प्लस आपकी एक्ट में बुक करते हैं। सर मेरा एक प्रश्न है आपसे सर, जवाब कंप्लीट कर देते हैं। तो ये जो इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक ई प्लान पोर्टल के लिए बनाया है, जो अपने जितने भी हमारे अधिकारी हैं उसमें जुड़े हुए हैं, सीईओ साहब हैं, मैं हूँ और जनरल के अधिकारी लोग हैं। इसमें सारे केसेज जो भी होंगे जो इलेक्शन रिलेटेड है वो रियल टाइम बेसिस पे उस पर अपलोड हो जाएंगे, सो दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में वही करेक्ट पिक्चर रहेगा। रही बात आपकी दूसरे आपकी सवाल की, तो इसमें इसका डिस्ट्रिक्ट एसपी को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जो भी अदर जो इलेक्शन राजू जी जो केसेज होते हैं वो आप लोगों को शेयर करें। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं सर 80+ एज है सर, जो बुजुर्ग है सर 85+, जो भी है सर, उसके बाद जो यहाँ पे सिंगल रह रहे हैं सर, और जिनके पास कोई
मतलब ऑप्शन नहीं है, वो कैसे मतदान करने के लिए आएंगे सर? उनके लिए क्या व्यवस्था की है सर? 85+। जी सर। सो जैसा मेरा एडिशनल सीईओ साहब ने बोला है कि पीडब्ल्यूडी वोटर्स जिनका बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% से ऊपर है एवं 85+ वोटर्स है, इन लोगों को होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध है। सो मतलब उनका घर ही पोलिंग पार्टी जाएगी। ये बहुत ही अच्छी सुविधा माननीय चुनाव आयोग ने प्रोवाइड किया है, सो दैट कोई वोटर किसी टाइप की दिव्यांगता या किसी टाइप के कारण की वजह से पोलिंग बूथ नहीं आ पा रहे, उन लोगों के लिए वो ऑप्शन उपलब्ध है। वो घर में भी वोट कर सकते हैं या पोलिंग स्टेशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सम्मान फील होता है पोलिंग जाके पोलिंग स्टेशन में वोट दो, सो वो फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सो मैं आप सब लोगों की सहयोग अपेक्षा करूंगा, अनुरोध करूंगा आने वाली चुनाव की सीजन में। और हम 3 या 4 दिन में हमारी नमामि जी है, शी विल बी द स्पोक्स पर्सन। यहाँ पर जो 11 बजे हर 3-4 दिन में हम एक सर्कुलर जारी कर देंगे किस तारीख को है। 11 o'clock शी विल कम एंड ब्रीफ एवरी 4 days। और हर रोज इलेक्शन की जो भी होगा रिपोर्ट बताना, वो हर रोज शाम को 3 बजे यहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। आप लोगों को अगर आप आए ना आए, बट शी विल कम एंड टॉक, जो भी यहाँ पर रहेंगे। एक और इम्पोर्टेंट वो है, जो पत्रकार कवरेज कर रहा होगा वो वोट कैसे? वो आज सेम आपके पत्रकार बंधु ने वहां पर माननीय चुनाव आयोग से भी यही क्वेश्चन पूछा गया है, सो उस बार हम कुछ करवाते उसके नहीं, हम करवाते हैं, आप निश्चिंत रहिए। हमारा इस बार ये है कि सबसे मतदान करवाना है, बस हो गया है। अभी तो मिलते रहेंगे 40 दिन मिलते रहेंगे।